हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोगों ने बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा 2022 के लिए जो हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रखा है। एडिटोरिया का जो नया बुक बिहार दरोगा मेंस के लिए आया है उस बुक से हम लोग आज देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 2। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 जो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। इसका अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर आप या तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ इसका पीडीएफ जो है वो ऑलरेडी प्रोवाइड करवा दिया जा चुका है। तो चलिए अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है वो किस लिपि का प्रयोग करते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे वो चित्र लिपि का प्रयोग करते थे और इस लिपि का जो सर्वाधिक पुराना नमूना था वो 1853 में मिला था। और यह लिपि जो है वो अभी तक पढ़ी नहीं जा चुकी है क्योंकि ये भाव चित्रात्मक लिपि थी और यह जो है वो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, चित्र लिपि। वहीं याद रखिएगा, अगर ब्राह्मी और अरमाई की अगर बात करते हैं तो ब्राह्मी और अरमाई की लिपि जो थी वो अशोक के शासनकाल में प्रचलित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है गुप्तकालीन प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करना है आपको। पहला कह रहा है गुप्तकालीन शासकों में देवत्व का सिद्धांत जो था वो प्रचलित था, ये बिल्कुल सही है। गुप्त काल में पूर्वपाल नगर का मुख्य अधिकारी होता था, ये भी बिल्कुल सही है। गुप्त काल में प्रांतों को अबनी कहा जाता था, ये भी बिल्कुल सही है। इस काल में जंगली भूमि को खिल कहा जाता था, ये गलत है। देखिए, गुप्त काल में अगर जंगली भूमि को देखा जाए तो अपहृत कहा जाता था। गुप्त काल में भूमि को मुख्यतः 5 भागों में बांटा गया था। एक को बोला जाता था क्षेत्र भूमि जो कि खेती योग्य भूमि थी। एक को बोला जाता था वास्तु भूमि जो कि निवास करने योग्य भूमि थी। एक को बोला जाता था चारागाह भूमि जो कि पशुओं के चारा का योग्य भूमि थी। एक को बोला जाता था खिल जो वैसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती थी। और एक को अपहृत कहा जाता था जो कि जंगली भूमि होता था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। वहीं गुप्त वंश की अगर बात करते हैं तो गुप्त वंश का संस्थापक जो था वो श्री गुप्त था और गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा प्रसिद्ध तमिल ग्रंथ जीवक चिंतामणि के रचनाकार कौन है। तो जीवक चिंतामणि जो है वो जैन मुनि एवं महाकवि तिरुतकदेबर की अमर कृति है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। यह ग्रंथ जो था वो 13 खंडों में विभाजित है और इस महाकाव्य में जीवक नामक राजकुमार के जीवन वृत्त का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था। तो सल्तनत काल में देवल जो था वो अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, देवल। वहीं अगर बात करते हैं दिल्ली, सोनारगांव, अहिलबार, ये सब जो था वो सल्तनत काल के महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट कह रहा है कि शेख अहमद सरहिंदी निम्न में से किनके समकालीन थे। तो शेर अहमद सरहिंदी जो थे वो अकबर के समकालीन थे जिन्होंने कि भारत में नक्शबंदी सिलसिला का प्रचार किया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर। अकबर का जो टेन्योर था वो 1556 से लेकर 1605 तक था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। एक साइड शासक है और दूसरे साइड उसके कार्य दिए गए हैं, आपको मैच करना है। अगर बात करते हैं बलबन क्या, तो बलबन जो था वो चिहलगानी जो 40 गुलाम सरदारों का गठन था उसका अंत कर दिया था। अकबर की अगर बात करते हैं तो अकबर दास प्रथा का अंत किया था। फिरोज शाह तुगलक जो था वो रोजगार के दफ्तर की स्थापना की थी। सबसे ज़्यादा गुलामों की संख्या भी जो थी वो इसी के शासनकाल में थी। अलाउद्दीन खिलजी जो था वो मूल नियंत्रण प्रणाली को लागू किया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है भारत में सर्वप्रथम जिले में पुलिस थाना की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो यह किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। याद रखिएगा, भारत में लॉर्ड कॉर्नवालिस ही जो था वो सर्वप्रथम जिलों में पुलिस थाना की स्थापना करके एक दरोगा को उसका इंचार्ज बनाया था। इसने जो था वो ग्रामीण क्षेत्रों में जमींदारों को प्राप्त पुलिस अधिकार को वापस ले लिया था। साथ ही साथ अपने न्यायिक सुधारों के अंतर्गत कॉर्नवालिस जो था वो जिले की समस्त शक्ति जो था वो कलेक्टर के हाथों में सौंप दिया था। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था वो 1793 ईस्वी में एक प्रसिद्ध कॉर्नवालिस कोड का भी निर्माण करवाया था जो कि शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित था। साथ ही साथ 1793 में इसने बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त भी लागू किया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक भी माना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8।
कह रहा प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिन में जैन धर्म अपना लिया था। यह बात कर रहा है चंद्रगुप्त की, क्योंकि चंद्रगुप्त जो ही था वही अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म जो है वो अपना लिया था। उसने जैन जो साधु थे भद्रबाहु, उससे जैन धर्म की दीक्षा लेकर श्रवणबेलगोला जो कि कर्नाटक में है, उसमें 298 ईस्वी पूर्व में उपवास के कारण अपना शरीर जो है वो त्याग दिया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त। नेक्स्ट है कि भील विद्रोह भारत के किस क्षेत्र में हुआ था। तो भील विद्रोह जो था वो भारत के पश्चिमी तट के भील आदिवासियों के द्वारा किया गया एक विद्रोह था, जो कि 1812 से लेकर 1819 के मध्य था। और इस विद्रोह का जो नेतृत्व जो था वो सेबरम के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी घाट के भील आदिवासियों के द्वारा किया गया एक विद्रोह था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा है 1857 के विद्रोह के संबंध में असत्य कथन की पहचान कीजिए। इस विद्रोह का आरंभ जो था वो 10 मई 1857 को हुआ था, ये बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है इस विद्रोह का प्रमुख राजनीतिक कारण जो था वो डलहौजी की हड़प नीति थी, ये भी एक बिल्कुल सही बात है। इसकी असफलता का एक प्रमुख कारण जो था वो राष्ट्रीय भावना का अभाव था, ये भी बिल्कुल सही है। इस विद्रोह के बाद वायसराय के पद को गवर्नर जनरल के पद में परिवर्तित कर दिया गया था, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि 1857 के विद्रोह के बाद आता है 1858 का अधिनियम, और इसके बाद भारत में गवर्नर जनरल के पद में परिवर्तन करके उसको वायसराय बना दिया जाता है। क्लियर है। और साथ ही साथ याद रखिएगा 1857 के विद्रोह के बाद सेना में भारतीय और अंग्रेजों का अनुपात जो है वो 2:1 कर दिया जाता है। फिर विद्रोह के बाद 1858 में ब्रिटिश संसद जो है वो एक कानून पारित करता है और ईस्ट इंडिया कंपनी के अस्तित्व को समाप्त कर देता है और भारत का जो शासन है वो महारानी के हाथों में सौंप देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, कह रहा है 1893 में स्वामी विवेकानंद ने कहाँ पर धर्म संवाद संसद में भाग लिया था। तो 1893 में शिकागो में जो धर्म संसद हुआ था उसमें स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, शिकागो। स्वामी विवेकानंद से याद रखिएगा इनके बचपन का नाम जो था वो नरेंद्र नाथ था। इन्होंने ज्ञान योग, कर्मयोग और राजयोग नामक पुस्तिकाएं भी लिखी थी। इनके भाषणों का जो संकलन है वो लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मेडा नामक पुस्तक में है। इन्होंने 1897 में रामकिशन मिशन की स्थापना किया था और 1887 में बेलूर मठ की स्थापना किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, कह रहा है लिट्टन के द्वारा 1878 ईस्वी में बर्नाकुलस प्रेस एक्ट किस लोकप्रिय समाचार पत्र को लक्ष्य करके लाया गया था। तो देखिए जो 1878 में लिट्टन के द्वारा बर्नाकुलस प्रेस एक्ट लाया गया था उसको सोम प्रकाश पत्रिका को लक्ष्य करके लाया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सोम प्रकाश। और इसके जो प्रकाशक थे वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। सोम प्रकाश ही जो था वो बंगाल में हुए नील आंदोलन का समर्थन भी किया था। एक चीज़ और याद रखिएगा, यह 1878 में लाया जाता है लिट्टन के द्वारा और फिर 1882 में लॉर्ड रिपन जो है वो इस कानून को रद्द कर देता है। एक था याद रखिएगा पॉइनियर अखबार। पॉइनियर अखबार जो था वो बर्नाकुलस प्रेस एक्ट 1878 का समर्थन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में उग्रवादी दल के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव जो है वो नहीं पास कराया गया था। पहला कह रहा है स्वराज की प्राप्ति, ये बिल्कुल कराया गया था। स्वदेशियों को प्रोत्साहन, ये भी हुआ था। विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार, इसकी भी बात कही गई थी। राष्ट्रीय भाषा का प्रोत्साहन की कोई बात जो है वो नहीं किया गया था कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में। यह बात कर रहा है एक्चुअली जो 1907 का सूरत अधिवेशन हुआ था जिसमें उग्रवादी दल जो है वो 4 प्रस्ताव पेश किए थे। स्वदेशी स्वराज, राष्ट्रीय शिक्षा और विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार को पास करवाने में उन लोग जो थे वो सफल रहे थे। इसी अधिवेशन में गरम दल और नरम दल में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है और सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो डॉक्टर रास बिहारी घोष के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, कह रहा है निम्न में से कौन सा अक्रिय गैस जो है वो उत्कृष्ट गैस रेडियो एक्टिव श्रेणी के रूप में माना जाता है। तो यह माना जाता है रेडॉन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। रेडॉन जो है वो एक प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाली एक रेडियोधर्मी गैस है जो कि रंगहीन और गंधहीन होता है। रेडॉन का एटॉमिक नंबर होता है 86 और इसका उपयोग जो है वो रेडियोथेरेपी के रूप में कैंसर के इलाज में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, कह रहा है कि किस जहाज के कर्मचारियों ने 1946 ईस्वी में शाही नौसेना के विरुद्ध जो है वो विद्रोह किया था। तो ये किसने किया था, ये किया था NS तलवार ने। ये बात है 19 फरवरी 1946 की, जब NS तलवार जहाज के कर्मचारियों ने खराब खाने के कारण शाही नौसेना के विरुद्ध जो है वो विद्रोह कर दिया था। फिर 25 फरवरी 1946 को नौसेना के विद्रोहियों ने सरदार पटेल के दबाव में आकर समर्पण कर दिया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए।
आगे है कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस जो है वो 2 फरवरी को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2 फरवरी। आप लोगों को याद होगा कि 2 फरवरी 1971 के दिन ही ईरान के रामसार शहर में आर्द्रभूमियों के संरक्षण हेतु रामसार समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था। और अगर बात करते हैं 2022 में जो विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया गया, उसका जो थीम था वो था वेटलैंड एक्शन फॉर पीपुल एंड नेचर, मतलब कि लोगों और प्रकृति के लिए आर्द्रभूमि कार्रवाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, कह रहा है चूने के पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। चूने के पानी का रासायनिक सूत्र, जिसको कि बुझा हुआ चूना भी कहा जाता है, CaOH का होल 2 होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, CaOH का होल 2। और ऑप्शंस की बात करते हैं तो CaO से याद रखिएगा, इसको क्यूक्लाइम यानी कैल्शियम ऑक्साइड कहा जाता है। वहीं CaCl2 जो होता है वो कैल्शियम क्लोराइड होता है, और CaCl3 जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से संसदीय चुनाव क्षेत्रों का निर्धारण जो है वो किस आयोग के द्वारा किया जाता है। तो यह किया जाता है परिसीमन आयोग के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, परिसीमन आयोग के द्वारा। परिसीमन आयोग का जो मुख्य कार्य है वो यही है कि हाल की जनगणना के आधार पर विभिन्न विधानसभाओं एवं लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा का पुनः सीमांकन करना। साथ ही साथ परिसीमन आयोग जो है इसके आदेशों को कभी भी किसी भी न्यायालय में चुनौती जो है वो नहीं दी जा सकती है। परिसीमन आयोग के आदेशों को लोकसभा एवं संबंधित राज्य के विधानसभा में रखा जाता है, लेकिन लोकसभा एवं राज्य विधानसभा जो है वो परिसीमन आयोग के आदेशों में कोई सुधार या संशोधन नहीं कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ की रेड डाटा बुक के अनुसार भारत की कौन सी पक्षी जो है वो संकटग्रस्त है। तो यह पक्षी है चीर फिजेंट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, चीर फिजेंट। यह पक्षी जो है वो जनरली कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये सब के हिमालयी क्षेत्रों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, कह रहा है निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा हानिकारक वायु प्रदूषक कौन है। तो सबसे ज़्यादा हानिकारक वायु प्रदूषक जो है वो है सल्फर डाइऑक्साइड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2। SO2 की जो उत्पत्ति है वो पेट्रोल, डीजल एवं कोयला के जलने से होती है। इसकी वजह से दमा, खांसी, फेफड़ा संबंधी रोग, आँखों में जलन, सांस लेने में कठिनाई, ये सब प्रॉब्लम जो है वो हमेशा होती है। एक और बात किया जाए तो SO2 के तरह SO2 जो है वो वातावरण की नमी को अवशोषित करके सल्फ्यूरिक अम्ल बना देता है, जिससे कि एसिड रेन यानी कि अम्ल वर्षा होती है, और इस प्रकार इसे सर्वाधिक घातक वायु प्रदूषक जो है वो माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, कह रहा है कि कार में बैठा यात्री कार के अचानक चलने पर पीछे की ओर गिर जाता है, इसकी सही व्याख्या कौन करता है। तो इसकी सही व्याख्या करता है न्यूटन का प्रथम गति, जिसको कि जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूटन के प्रथम गति नियम को। देखिए एक्चुअली कार में जो बैठा यात्री होता है वो कार के अचानक चलने से पीछे की ओर झुक जाता है, क्योंकि यात्री के शरीर का निचला भाग जो है वो गाड़ी के साथ साथ चलने लगता है, लेकिन ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वो जड़त्व के कारण विराम अवस्था में बना रहता है, और इसी के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, कह रहा सौर सेलों के निर्माण में मुख्यतः किसका प्रयोग किया जाता है। तो सौर सेलों के निर्माण में मुख्यतः सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो सिलिकॉन के साथ साथ गैलियम का भी प्रयोग किया जाता है सौर सेल बनाने में, लेकिन ज़्यादा जो यूज है वो सिलिकॉन का ही किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, और पहला व्यवहारिक जो सौर सेल था वो 1954 ईस्वी में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, प्रतिध्वनि सुनाई देने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो श्रोता और परावर्तक के बीच की दूरी कम से कम जो लगभग होनी चाहिए वो 17 मीटर होनी चाहिए। अगर यह दूरी जो है वो 17 मीटर से कम होगी तो दोनों ध्वनियाँ जो है वो मिल जाएगी, और हमें जो है वो प्रतिध्वनि जो है वो नहीं सुनाई देगा। प्रतिध्वनि की अगर बात करते हैं, ध्वनि की प्रतिध्वनि की, तो समुद्र की गहराई, वायुमंडल में जो वायुयान चलता है उसकी ऊंचाई, कुएं की गहराई, ये सब मापने में भी प्रतिध्वनि का उपयोग जो है वो किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 17 मीटर। आगे कह रहा है कि विद्युत बल्ब के तंतु फिलामेंट का गलनांक लगभग कितना होता है। तो गलनांक लगभग जो है वो इसका 35,000 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। और यह जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना हुआ होता है एक्चुअली, और इसमें जो टंगस्टन होता है उसका ऑक्सीकरण न हो, इसके कारण बल्ब के अंदर नाइट्रोजन या कोई भी इनर्ट गैस भर दिया जाता है, और टंगस्टन का गलनांक ही अधिक होता है, इसी के कारण उसका उपयोग जो है वो बल्ब के तंतु बनाने यानी फिलामेंट बनाने में किया जाता है।
नेक्स्ट है कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। एक साइड राशि है, दूसरे साइड मात्रक दिया गया है। बल की अगर बात करते हैं तो ये न्यूटन के साथ मैच करेगा। वेग की अगर बात करते हैं तो मीटर पर सेकंड के साथ मैच करेगा। संवेग जो है वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड के साथ मैच करेगा और घनत्व जो है वो किलोग्राम प्रति घन मीटर के साथ मैच करेगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि गन्ने के शक्कर से सिरका बनाने में निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है माइकोडोमी एसेटी का। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। वहीं अगर इन्वर्टेज एंजाइम की अगर बात करते हैं तो इसका प्रयोग जो है वो गन्ने के शक्कर से ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज बनाने में किया जाता है। डाइएस्टेज एंजाइम की बात करते हैं तो इसका प्रयोग जो है वो स्टार्च से माल्टोज बनाने में किया जाता है। और जाइमेज एंजाइम की बात करते हैं तो इसका प्रयोग जो है वो ग्लूकोज से एथिल अल्कोहल बनाने में किया जाता है। तो यह चारों आप लोगों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट एक साइड धातु है, दूसरे साइड यस्क के नाम दिए गए हैं, आपको मैच करना है। मैग्नीशियम का यस्क होता है डोलोमाइट। तांबा की अगर बात करते हैं तो होता है एजुराइट। टीन की अगर बात करते हैं तो होता है कैस्टेराइड। और अगर जस्ता की बात करते हैं तो ये होता है कैलामाइनी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या होता है? नीला थोथा यानी ब्लू बाइट्रोल होता है और इसका रासायनिक नाम कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4 होता है, जिसका कि उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में या फिर विद्युत सेलों में साथ ही साथ कॉपर के शुद्धिकरण में किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कठोर जल की कठोरता दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो कठोर जल की कठोरता दूर करने के लिए इसमें सोडियम कार्बोनेट मिलाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सोडियम कार्बोनेट मिलाया जाता है। कठोर जल की अगर बात करते हैं तो इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड, सल्फेट और बाइकार्बोनेट जो होते हैं वो घुले होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। कह रहा है धूप के चश्मे का लेंस बनाने में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? तो धूप के चश्मे का लेंस बनाने में क्रुक्स कांच का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, क्रुक्स कांच का। वहीं अगर फ्लिंट कांच की बात करते हैं तो कैमरा और दूरबीन का लेंस बनाने में फ्लिंट कांच का प्रयोग किया जाता है। और पाइरेक्स कांच की अगर बात करते हैं तो इसका प्रयोग जो है वो प्रयोगशाला के उपकरण बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ संपन्न होता है? तो राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है और इसीलिए इसे प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, राइबोसोम। राइबोसोम जो होता है वो राइबोन्यूक्लिक एसिड नामक अम्ल और प्रोटीन का बना होता है। नेक्स्ट है कि दूध के पास्चुराइजेशन हेतु कितने तापमान पर 30 मिनट तक गर्म किया जाता है? देखिए, दूध के पाश्चुरीकरण की अगर बात करते हैं तो इसके लिए 2 विधियों का प्रयोग किया जाता है। पहला विधि जो होता है वो लो टेम्परेचर होल्डिंग मेथड होता है, जिसमें दूध को 65 डिग्री सेल्सियस ताप पर 30 मिनट तक गर्म करते हैं। दूसरा विधि होता है हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड, जिसमें दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकंड तक गर्म करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 65 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है कि पौधे को प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्न में से किसकी आवश्यकता नहीं होती है? देखिए, पानी की आवश्यकता तो होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश संश्लेषण की अगर बात करते हैं तो जल की जरूरत पड़ती है, प्रकाश का पड़ता है, क्लोरोफिल का पड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड की पड़ता है। ऑक्सीजन का जरूरत नहीं होता है, क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है वो इस प्रोसेस के दौरान रिलीज होता है, मुक्त होता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन एक जो है वो कीटभक्षी पौधा है? कीटभक्षी पौधा वो होता है जो अपने पोषक तत्व प्रदान करने के लिए कीटों का भंजन करते हैं, जैसे कि ब्लेडर बर्ड, बटर बर्ड, ड्रोसरा, ये सब जो है वो कीटभक्षी पौधा है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा बटर बर्ड। नेक्स्ट है एक साइड फल है और दूसरे साइड खाने योग्य भाग है, इसको मैच करना है। आम का खाने योग्य भाग जो होता है वो मध्य फल भीति होता है। सेब का होता है गुद्देदार पुष्पासन। टमाटर की अगर बात करते हैं तो वो होता है बेरी और लीची की अगर बात करते हैं तो वो होता है गुद्देदार एरिल। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। कह रहा है ग्वाइटर नामक बीमारी मनुष्य में निम्नलिखित में से किसकी कमी से होता है? तो ग्वाइटर नामक बीमारी जो है वो आयोडीन की कमी से होता है। एक्चुअली जो मनुष्यों में थायराइड ग्रंथि से जो उत्पन्न होने वाला हार्मोन है थायरॉक्सिन जिसको कहा जाता है, उसमें आयोडीन की प्रचुरता होती है और भोजन और जो पानी में थायरॉक्सिन के उत्पादन हेतु आयोडीन जो होता है वो अनिवार्य होता है। आयोडीन की ही कमी से मनुष्यों में थायराइड ग्रंथि के आकार में वृद्धि हो जाती है, जिसको कि ग्वाइटर रोग कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, आयोडीन। नेक्स्ट है कि उल्टी यानी कि वोमिटिंग का नियंत्रण मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है?
तो यह करता है मेडुला ऑब्लिंगाटा के द्वारा यह किया जाता है, जो कि मस्तिष्क का सबसे पीछे वाला भाग होता है। और इसका मुख्य कार्य जो है वो उपचय, रक्तदाब, आहार नाल के क्रमाकुंचन, हृदय की धड़कन और श्वसन का नियंत्रण करना होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मेडुला ऑब्लिंगाटा। आगे है कि मानव रक्त के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। यह जो है वो तरल संयोजी ऊतक है, बिल्कुल सही है। प्लाज्मा रक्त का जीवित तरल भाग होता है, यही गलत है, क्योंकि प्लाज्मा जो है वो रक्त का अजीवित तरल भाग होता है। रक्त का लगभग 60% भाग जो है वो प्लाज्मा होता है। मानव शरीर में अगर बात करते हैं तो रक्त की मात्रा जो है वो शरीर के भार का लगभग 7% होता है। रक्त की अगर बात कीजिएगा तो रक्त एक क्षारीय विलयन होता है, जिसका पीएच मान जो होता है वो 7.4 होता है। और एक वयस्क मनुष्य में जो है वो औसतन 5 से 6 लीटर जो है वो रक्त पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। पशुओं का ब्री का भंडारण करने हेतु निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो यह जो है वो तरल नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, तरल नाइट्रोजन से भरे सिलेंडर जिसका तापमान जो है वो लगभग 79 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, उसमें रखा जाता है। आगे कह रहा है केंद्रीय मत्स्य पालन और समुद्री इंजीनियरिंग प्रशिक्षण संस्थान जो है वो कहाँ स्थित है? तो यह केरल कोचीन में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कोचीन में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस शैल समूह की चट्टान खनिज पदार्थों की दृष्टि से उत्तम मानी जाती है? तो यह माना जाता है धारवाड़ शैल समूह की चट्टान। देखिए, धारवाड़ शैल समूह की जो चट्टानें होती हैं वो खनिज पदार्थों की उपलब्धता की दृष्टि से उत्तम मानी जाती हैं। इन शैल समूह की चट्टानें जो है वो सबसे पहले बनी हुई अपसादी शैलें हैं। और भारत में यह चट्टानें जो हैं वो कर्नाटक, मध्य प्रदेश, झारखंड, मेघालय, राजस्थान ये सब राज्यों में फैली हुई हैं। इस शैल समूह में सोना, तांबा, लौहयस्क, क्रोमियम, मैग्नीज ये सब खनिजों की प्रचुरता पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, धारवाड़ शैल समूह। वहीं अगर विंध्यन शैल समूह की बात करते हैं तो इसमें चूना पत्थर और बलुआ पत्थर के लिए ये प्रसिद्ध है। और गोंडवाना से तो आप लोग पता ही होगा कि इसमें कोयले की प्रचुरता पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। केदारनाथ पर्वत शिखर हिमालय के किस भाग में स्थित है? तो केदारनाथ पर्वत शिखर जो है वो कुमायूं हिमालय में स्थित है। देखिए, जो कामेत है, त्रिशूर है, बद्रीनाथ है, दूनगिरी है, गंगोत्री है, केदारनाथ है, ये सब जो है वो कुमायूं हिमालय में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट कह रहा है सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए। एक साइड प्रमुख नदियां दिए गए हैं और दूसरे साइड उसके सहायक नदी की बात कही गई है। चंबल की सहायक नदी है काली सिंध। देखिए, काली सिंध हो गया, पार्वती हो गया, बनास हो गया, ये सब चंबल की सहायक नदी है। यमुना की सहायक नदी है सिंध, चंबल, बेतवा, केन, तो यह सिंध के साथ मैच करेगा। ब्रह्मपुत्र की अगर बात करते हैं तो इसकी सहायक नदी है संकोश, दिबांग, लोहित, मानस, तिस्ता, ये सब ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। और अगर तापी की बात करते हैं तो अनेर, पूर्णा, ये जो है वो तापी की सहायक नदियां हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सी मिट्टी जो है वो कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? तो कपास की खेती के लिए रेगुर मिट्टी, जिसको कि काली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, काली मिट्टी। यह मिट्टी जो है वो दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार के लावा क्षेत्रों में पाई जाती है। इसका विस्तार जो है वो मुख्यतः गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश, उत्तरी कर्नाटक ये सब राज्यों में पाया जाता है, लेकिन सर्वाधिक विस्तार जो है वो महाराष्ट्र में है। इसका निर्माण जो है वो बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से होता है और इसमें आयरन, चूना, एल्युमिनियम एवं मैग्नीशियम की बहुलता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। कह रहा है कोयाली तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है? तो यह गुजरात में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात में। वहीं आसाम से याद रख सकते हैं, आसाम में डिगबोई तेल शोधक कारखाना है। कर्नाटक से याद रख सकते हैं, मैंगलोर तेल शोधक कारखाना है। और महाराष्ट्र की अगर बात करते हैं तो याद रख सकते हैं, ट्रॉम्बे तेल शोधक कारखाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाले राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों को घटते क्रम में आपको सजाना है। देखिए, सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाले राज्यों का जो सही क्रम है वो सबसे पहले नंबर पे है मेघालय, फिर है अरुणाचल प्रदेश, फिर है बिहार और फिर है जम्मू कश्मीर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। वहीं अगर आपसे कोई पूछ दे न्यूनतम दशकीय वृद्धि कहाँ हुआ है, तो नागालैंड में, दूसरे नंबर पर केरल और तीसरे नंबर पर गोवा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। बार्गी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो बार्गी बहुउद्देशीय परियोजना जो है वो बार्गी नदी पर मध्य प्रदेश में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश में स्थित है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं उड़ीसा की, तो उड़ीसा से आप याद रख सकते हैं गंगा सागर परियोजना, पूर्णा परियोजना,
तवा परियोजना, हीराकुंड बांध, ये सब उड़ीसा में स्थित है। वहीं अगर पंजाब की बात करते हैं तो रंजीत सागर बांध जो है वो पंजाब में स्थित है। और उत्तर प्रदेश की अगर बात करते हैं तो रिहंद परियोजना जो है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है, यह आपको बताना है। एक साइड रेगिस्तान है, दूसरे साइड महाद्वीप है। गोबी, तो गोबी थार ये जो है वो एशिया के साथ मैच करेगा, तो ये सही है। कालाहारी सहारा ये अफ्रीका, ये बिल्कुल सही है। ग्रेट विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया, ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी जो है वो सुमेलित हैं। आगे निम्न में से असत्य कथन की पहचान करना है। कह रहा है कि चिली विश्व का सर्वाधिक तांबा उत्पादक देश है। सॉरी, बिल्कुल सही है। कह रहा है कि वेलिंगटन डेयरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, यह भी बिल्कुल सही है। बूसमैन जनजाति कालाहारी मरुस्थल में पाए जाते हैं, यह भी बिल्कुल सही है। रबर का सर्वाधिक उत्पादन मलेशिया में होता है, ये गलत है, क्योंकि विश्व में अगर देखा जाए तो रबर का सर्वाधिक उत्पादन जो है वो थाईलैंड में होता है, और भारत में अगर देखा जाए तो केरल में होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे है कि पोर्ट ब्लेयर जो है वो किस द्वीप पर स्थित है। तो पोर्ट ब्लेयर जो है वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी जो पोर्ट ब्लेयर है वो साउथ अंडमान द्वीप पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, साउथ अंडमान। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस चार्टर अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो यह बनाया गया था 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 1833 का चार्टर अधिनियम। इसी अधिनियम के द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार जो है वो पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था। भारत में एक विधि आयोग की भी स्थापना किया गया था, और विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति द्वारा विधायी, न्यायिक एवं आपातकालीन शक्तियों का उपयोग वास्तव में किसकी सलाह पर करता है। तो राष्ट्रपति जो है वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मंत्रिपरिषद। आप लोग पढ़े होंगे संविधान का अनुच्छेद 74 का 1, इसके तहत राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग जो है वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। और एक याद रखिएगा अनुच्छेद 53, जिसके तहत संघ की कार्यपालिका शक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता संविधान की प्रस्तावना में नहीं दी गई है। देखिए 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई है। विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। ये सब चीज़ जो है वो हमारे संविधान में 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई है, जिसमें क्या नहीं है, अवसर की नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आप लोगों को पता ही होगा कि 5 प्रकार की प्रस्तावना में स्वतंत्रता की बात कही गई है। 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, और 2 प्रकार की समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात जो है वो हमारे संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़े का गलत मिलान किया गया है। ऑस्ट्रेलिया से संवर्ती सूची का ये सही है। कनाडा संसदीय शासन, ये गलत है। देखिए कनाडा के संविधान से भारतीय संविधान में संघात्मक विशेषताएं ली गई हैं, और अवशिष्ट शक्तियां जो है वो केंद्र के पास संबंधी जो प्रावधान है ये लिया गया है कनाडा से, संसदीय शासन नहीं लिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55, एक साइड अनुसूची है, दूसरे साइड प्रावधान है, आपको मैच करना है। द्वितीय अनुसूची में क्या है, वेतन, पेंशन एवं भत्ता। तृतीय अनुसूची की अगर बात करते हैं तो इसमें शपथ ग्रहण। षष्ठी अनुसूची की बात करते हैं तो जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। और 8वीं अनुसूची की अगर बात करते हैं तो इसमें भाषाई प्रावधान जो है वो किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, कह रहा है कि बिहार जो है वो किस क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आता है। तो बिहार जो है वो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आता है। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, उड़ीसा, झारखंड, असम, सिक्किम, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, ये सब जो आता है। भारत में अगर देखा जाए तो कुल 5 क्षेत्रीय परिषद हैं, और इसका गठन जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, और केंद्रीय गृह मंत्री या राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत कोई भी केंद्रीय मंत्री जो होता है वो क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अब तक कुल कितने पूर्व राष्ट्रपतियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो 6 राष्ट्रपतियों को सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नाम याद रखिएगा, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन, APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर BV गिरी, प्रणब मुखर्जी, ये सब जो है इनको दिया गया है, पूर्व राष्ट्रपतियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है।
आगे है कि निम्नलिखित कथनों में से किसे मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं रखा गया है। मौलिक अधिकार के अंतर्गत लोक कल्याण की अभिवृद्धि यही नहीं है। लोक कल्याण की अभिवृद्धि आप लोग पढ़े होंगे, अनुच्छेद 38 में है, और अनुच्छेद 38 जो है वो यही कहता है कि राज्य जो है वो लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिससे नागरिक को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय मिलेगा। और ये 38 अनुच्छेद तो है ही नहीं मौलिक अधिकार में, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से किसका वेतन एवं भत्ता भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है, यह पूछ रहा है। राष्ट्रपति का है, लोकसभा उपाध्यक्ष का भी है, नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षा का है, महान्यायवादी का नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, भारत की संचित निधि पर भारत के भत्ते में अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक, ये सबका जो वेतन जो है वो शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कहाँ उपराज्यपाल का पद नहीं है। दिल्ली की अगर बात करते हैं तो दिल्ली में उपराज्यपाल हैं। लक्षद्वीप की अगर बात करते हैं तो नहीं है, क्योंकि लक्षद्वीप और दादर नगर हवेली में उपराज्यपाल का पद नहीं होता, वहाँ प्रशासक होते हैं, वही कार्यभार संभालते हैं। बाद बाकी दिल्ली, पुडुचेरी, दमन और दीप अंडमान निकोबार समूह में उपराज्यपाल का पद होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61, किसी संसद सदस्य की अयोग्यता से संबंधित विवाद का अंतिम विनिश्चय कौन करता है। तो देखिए, चुनाव आयोग की सलाह से राष्ट्रपति करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति करते हैं चुनाव आयोग की सलाह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, आपातकाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन असत्य है, यह आपको बताना है। राष्ट्रीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, यह बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय आपात के समय राज्य सरकार निलंबित हो जाती है, ये गलत है, क्योंकि देखिए, राष्ट्रीय आपात के समय राज्य सरकार निलंबित नहीं होती है, बल्कि वह संघ की कार्यपालिका के पूर्ण रूप में नियंत्रण में आ जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रपति द्वारा जो राष्ट्रीय आपात की घोषणा है वो अनुच्छेद 352 के तहत की जाती है, और यह घोषणा जो है वो 1 माह तक प्रवर्तन में रहती है, और यदि इस दौरान इसे संसद के 2/3 बहुमत से अनुमोदित करवा लिया जाए तो यह 6 माह तक प्रवर्तन में बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों की सुरक्षा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है। तो यह किया जाता है अनुच्छेद 32 के तहत। अनुच्छेद 32 के तहत ही मौलिक अधिकार को परिवर्तित कराने के लिए समुचित कार्रवाइयां द्वारा उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार जो है वो प्रदान किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय को 5 तरह की रीट जारी करने की शक्ति है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध लेख, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा लेख। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 32। अच्छा, अनुच्छेद 21 में क्या है। अनुच्छेद 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। नेक्स्ट है कि स्वतंत्र भारत में पंचायती राज का शुभारंभ कब हुआ था। तो यह बात है 2 अक्टूबर 1959 को, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 1959 में। याद रखिएगा, जो 73वां संविधान संशोधन है उसका संबंध जो है वो पंचायती राज से ही है, क्योंकि इसी 73वें संविधान संशोधन के द्वारा ही पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। और वही 73वां संविधान संशोधन होने के बाद एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि 73वां संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज अधिनियम का निर्माण करने वाला प्रथम राज्य कौन है। तो वो राज्य कौन है, कर्नाटक है। और एक चीज़ और याद रखिएगा, राज्य की संचित निधि से पंचायतों को अनुदान देने की व्यवस्था जो है वो किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, कह रहा है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा दल बदल को प्रतिबंधित किया गया है। थोड़ा सा मे भी हो सकता है कि बैक से आप लोगों को साउंड सुनाई दे रहा होगा, तो थोड़ा सा उसको इग्नोर कीजिएगा। मैं थोड़ा अभी कहीं बाहर हूँ इसलिए ऐसा आवाज़ आ रहा है, थोड़ा 1-2 दिन कोऑपरेट कीजिए, फिर सही हो जाएगा। कह रहा कि किस संविधान संशोधन के द्वारा दल बदल को प्रतिबंधित किया गया था। तो दल बदल को किया गया था 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 52वां संविधान संशोधन के द्वारा। और दल बदल जो विरोधी प्रावधान है उसको संविधान की 10वीं अनुसूची में रखा गया है। वहीं अगर 61वां की बात करते हैं तो 61वां संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की जो आयु है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया। 44वां संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार की श्रेणी में रख दिया गया। और 56वां की अगर बात करते हैं तो इसके अंतर्गत गोवा को एक राज्य का दर्जा दिया गया और दमन और दीप को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में ही रहने दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, कह रहा मुद्रा पूर्ति की किस अवधारणा को संकुचित मुद्रा कहा जाता है। तो यह M1 अवधारणा को कहा जाता है, क्योंकि इसके अनुसार चलन मुद्रा, बैंकों के पास मांग दे राशि तथा रिजर्व बैंक के पास अन्य जमा रकमों को ही शामिल किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, M1।
फिर M1 में अगर आप डाकघर बचत खातों में जमा राशि को ऐड कर दीजिएगा वो तो M2 बन जाएगा। ये सब आप लोग पढ़े होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा किया जाता है? तो यह किया जाता है CACP यानी कृषि लागत और मूल आयोग के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कृषि लागत और मूल आयोग के द्वारा। देखिए, वह मूल्य जिससे कम मूल्य पर किसानों से कृषि उपज जो है वो नहीं खरीदी जा सकती है उसी को MSP कहा जाता है, और यह जो है वो भारत सरकार तय करती है। और जो कृषि लागत और मूल आयोग है वो कृषि और किसान मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है कि स्वतंत्रता के पश्चात 1947 में किसकी अध्यक्षता में आर्थिक नियोजन समिति का गठन जो है वो किया गया था? तो यह किया गया था जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। और फिर बाद में जाकर इसी समिति की सिफारिश पर योजना आयोग का गठन किया गया था, जो कि प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत जो हुई थी वो 1951 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। कह रहा है बी निवेश कमीशन के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो बी निवेश आयोग के पहले अध्यक्ष जो थे वो GB रामकृष्ण थे। और 1996 की बात है जब बी निवेश के मुद्दे पर समीक्षा, सुझाव और विनियमन के लिए बी निवेश कमीशन का गठन किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए, GB रामकृष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जिस बजट में सरकार की कुल आय एवं कुल व्यय जो है वो बराबर होते हैं उसको क्या कहा जाता है? तो इसको संतुलित बजट कहा जाएगा। और इस प्रकार के बजट में ना तो कुछ अधिक होता है और ना ही कुछ घाटा होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, संतुलित बजट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने दुनिया के पहले पौधे से प्राप्त कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दे दिया है? तो यह दे दिया है कनाडा, क्योंकि इस वैक्सीन का प्रभाव दर जो है वो लगभग 70 से 72% है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? मतलब सेबी, जिसका कि हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में स्थित है, और अभी पहली महिला प्रमुख बनी है माधवी पुरी, जो कि अजय त्यागी का स्थान लिए हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, माधवी पुरी। कह रहा हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा माई पार्किंग ऐप को जारी किया गया? तो माई पार्किंग ऐप जो है वो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा वाहन पार्किंग की ऑन स्पॉट तथा अग्रिम बुकिंग के लिए जारी किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सूचना एवं प्रसारण मंत्री वही हैं जो रेल मंत्री हैं, जिनका नाम है अश्विनी वैष्णव। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में तथा भारत में क्रमशः वनावरण का प्रतिशत कितना है? तो बिहार में वनों का प्रतिशत है 7.84 और भारत में वनों का प्रतिशत है 21.71%, और कुल वन एवं वृक्षावरण भारत में है 24.62%। तो यह तीनों डाटा याद रखिएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। कह रहा बिहार बजट 2022-23 को मुख्यतः कितने मुख्य सूत्रों में विभाजित करके पेश किया गया है? तो अभी हाल ही में 28 फरवरी 2022 को बिहार सरकार के द्वारा अपना वित्त बजट जो है वो पेश किया गया था, जिसमें 6 मुख्य सूत्रों को शामिल किया गया है: स्वास्थ्य, उद्योग एवं निवेश, शिक्षा, कृषि क्षेत्र, कल्याण और आधारभूत संरचना। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 6। नेक्स्ट कह रहा है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 महिला एकल का खिताब जो है वो एशले वॉटी के द्वारा जीता गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, एशले वॉटी। जबकि पुरुष एकल का जो खिताब है वो राफेल नडाल जो है वो डेनियल मेदवेदेव को हराकर जीते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77। ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ओपेक का मतलब होता है द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जिसका मुख्यालय जो है वो वियना ऑस्ट्रिया में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। इसकी स्थापना जो है वो 1960 में बगदाद में हुई थी। वहीं अगर काहिरा की बात करते हैं तो काहिरा से याद रखिएगा अरब लीग का मुख्यालय जो है वो काहिरा में है। और आदिस अबाबा की अगर बात करते हैं तो अफ्रीकी आर्थिक आयोग का जो मुख्यालय है वो आदिस अबाबा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। सीड्स किससे संबंधित एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है? तो यह जो है वो लुप्त प्राय पौधों और जानवरों के संरक्षण से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें लगभग 183 सदस्य देश जो हैं वो शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। बाकर कप जो है वो किस खेल से संबंधित है? तो बाकर कप, सर्किट कप, डेनिहाल कप, ये सब जो है वो गोल्फ से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, गोल्फ से संबंधित है। वहीं अगर बैडमिंटन की बात करते हैं तो नारंग कप, चड्डा कप, दीवान कप, ये सब बैडमिंटन से संबंधित है। पोलो की बात करते हैं तो पृथ्वी पाल सिंह कप, राधा मोहन कप, एजार कप, ये सब जो है वो पोलो से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 80।
क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है कि सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन है। तो सबसे कम घनत्व वाला ग्रह जो है वो है शनि, जो कि आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है और इसकी जो प्रमुख विशेषता है वो ये है कि इसके चारों ओर वलय है और आकाश में यह जो है वो पीले तारे के सामान्य दिखाई पड़ता है और इसका जो सबसे बड़ा उपग्रह जो है वो है टाइटन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, शनि। इसके आगे 80 to 100 जो है वो मैथ्स का क्वेश्चन है, जिसका कि सॉल्यूशन और क्वेश्चन दोनों जो है वो पीडीएफ के लास्ट में अटैच कर दिया गया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको जाकर पीडीएफ को डाउनलोड करिए और वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। पीडीएफ के लिए मैं आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बता दिया हूं, जाकर आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, अब पढ़ेगा इंडिया। उसका लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है या फिर आप लोग टेलीग्राम में भी जाकर सर्च कर सकते हैं, अब पढ़ेगा इंडिया। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहें। Thanks for watching.